रिवीजन का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप सुबह शाम दोनों शिफ्ट में अभी क्लासें ले रहे हैं तो देखो थोड़ा सा है ना असंभव है, क्योंकि आपका लगभग 12-13 घंटा क्लासों में लगभग निकल जाता है, ठीक है। और बाकी का समय होता है वो अपन देखते हैं। आजकल आपकी आधी शक्तियां तो मोबाइल ने खा रखी है, तो उधर भी तो थोड़ा बहुत आपको समय निकालना पड़ता है। अगर आप वन शिफ्ट में जा रहे हैं तब आपको रिवीजन की एक अच्छी रूपरेखा हमेशा बना के तैयार रखनी चाहिए। सबसे दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में आता है ग्रेड 3। एक बार देखो, रुको, सबसे दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में कौन सा आता है? और साइंस वालों तुम्हारे लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा स्टेशन ग्रेड 3 बनता है ना, तो मैं मानता हूं वास्तव में भयंकर ब्रिलियंट बंदा है ना। और उसके साहस को और उसकी हिम्मत को दम दाद देनी चाहिए। इतना टेढ़ा मामला होता है एसएसटी में, तो तुम तो भला मानो। लेकिन अपने वाले फील्ड में एक छोटी सी समस्या ये है कि जो मानसिक स्तर है उसमें वेरिएशंस नहीं होता है, अर्थात डाइवर्सिटी अधिक नहीं होती है। सबका क्या होता है? एक होल है सबका मानसिक स्तर लगभग, है ना। कोई 19-20 का ही फर्क नहीं, कोई 19.5-20 का जरूर हो सकता है। इतना ही फर्क होता है मानसिक स्तर में, और लगभग सबके क्या होते हैं? एक समान मानसिक स्तर। अब देखो थोड़ा सा यहां पर आगे कौन निकलता है, तो जो आपसे ज्यादा पढ़ लेता है वो क्या होता है? आगे निकल जाता है। आपसे थोड़ा सा कोई ज्यादा पढ़ लेगा वो क्या हो जाएगा? आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए इसमें एक ही चीज है कि आप अपने साथी को पछाड़ने के लिए आपको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बल्कि ऐसे अपन सोचते हैं ना कि यहां से हैं तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब क्या है? इक्वल। सबके सोचने समझने की क्षमताएं सबका। और दूसरी ये और है कि अपने ज्ञान निर्माण करने की जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति होती है वो सब में समान प्रकार की होती है। तो यहां पर थोड़ा सा संभल के चले कि आपका कंपटीशन कम नहीं है, क्योंकि आपके सारे साथी हैं वो आपके बराबर मानसिक स्तर वाले हैं। और उसको पछाड़ने का एक ही तरीका होता है कि जितना से जितना अधिक हो सके वो उतना आप अच्छे प्लानिंग के साथ पढ़े। देखो, एक तो होता है पढ़ना और एक होता है नियोजित पढ़ना। दोनों में बहुत फर्क होता है। नियोजित पढ़ने से आउटपुट बहुत अधिक आता है, जबकि अनियोजित पढ़ने से विशेष प्रकार का कोई भी आउटपुट नहीं आता है। जब भी आपके पास समय हो वन शिफ्ट में पढ़ने लग जाएं, या जो वर्तमान समय में वन शिफ्ट में पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखें कि पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड करें। कितने भागों में डिवाइड करें? 3। पहला तो यह है कि वे टॉपिक या पोर्शन जिनको पढ़ लिया है और पढ़ इतना लिया है कि 100% श्योर हो। जैसे गणित विषय अपना जिसको आता है उसके लिए क्या है? श्योरिटी है, नो टेंशन, आराम से मस्त, है ना। मेरे यही हमेशा प्लस पॉइंट रहता था। एग्जाम टाइम में लोड लेने की, प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। अपने को पता होता है कि चाहे मैं रियर गियर से निकालूं उत्तर या अपने कैसे भी निकालूं, मैं उसका आंसर निकाल लूंगा, ऑप्शन से निकालूं, चाहे कैसे भी करूं, ठीक है। दूसरे वे टॉपिक जिनको पढ़ा तो है लेकिन पढ़ना बाकी भी है, यानी कि आप उनमें क्या नहीं हो? कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन प्रयास करोगे तो आप उसको 100% तक पहुंचा सकते। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पढ़े नहीं है, जो पढ़े नहीं है और ना ही पढ़ना है, न तो पढ़े हैं और ना पढ़ना है। हाथ ही नहीं लगाना भाई साहब, एग्जाम में याद ही नहीं करना ऐसे टॉपिक को, और ऐसे टॉपिक से प्रश्न आ जाए तो मेरे को तो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है। ऐसे बैठ के आप पूरे सिलेबस का एक बार विश्लेषण करें, चाहे उसमें 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, लिखित रूप में उसकी एक अच्छी रूपरेखा तैयार करें। उससे आपका माइंड डायरेक्ट उन टॉपिक की ओर अग्रसर होगा जहां अपने को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। शुरुआती स्टेज पर सबसे पहले ये वाला जो आपको मैंने पार्ट ए बताया है, ये अधिकतम 10% होगा पूरे सिलेबस का। अधिकतम कितना होगा? 10% ही। ये ध्यान रखना 2 से 5% के बीच में ही होना चाहिए पूरे सिलेबस का। ये नहीं कि कल को छांट के ले आओ और बोले कि सर इधर तो इतने ही पूरे 50 टॉपिक थे और 20 बचे, 30 तो मेरे को बात ही नहीं करनी। तो ये इनकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 से 5%। इससे ऊपर जा रहे हो इसका मतलब फिर गड़बड़ है।
फिर वहां पर आपको बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी आपको पूरी की पूरी टेंशन लेने की जरूरत है ना, सोचने की जरूरत है कि अब मामला गड़बड़ है। तो ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5%। देखो कई ऐसे जीके वगैरह में टॉपिक होते हैं, है ना, जिनकी अच्छे ढंग से अपन कितनी भी तैयारी कर ले लेकिन फिर भी अपने वो चीजें कवर नहीं होती है ना, अब उनमें प्रयास कर ले तो भी नहीं हो पाए, तो ऐसी चीजें फिर आप इसकी थोड़ी सी कर सकते हो। ये सब आपके लगभग 85% के लगभग शुरुआत में, जब पहली स्टेप में आप तैयारी करना प्रारंभ करोगे तो 85% चीजें होगी। अब आपका धीरे धीरे मेहनत है वो इधर से धीरे धीरे ये पलड़ा आपका क्या होता जाएगा? भारी होता जाएगा। हमेशा रिवीजन के साथ में हमेशा क्या बनाएं? शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये आपके वास्तविक रूप से देखा जाए तो सफलता में 50% योगदान देते हैं। सफलता में कितना योगदान देते हैं? 50%। आपका नाम पीडीएफ में हो फाइनल सिलेक्शन वाली में, इसके लिए आवश्यक है कि न्यूनतम, मिनिमम कह रहा हूं मैं, न्यूनतम 15 बार का रिवीजन आवश्यक है। न्यूनतम 15 बार रिवीजन, तब तो लिस्ट में नाम आएगा। और ध्यान रखना, आपके घर से विद्यालय की दूरी, आपके घर से विद्यालय की दूरी, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है रिवीजन के। हाँ, ये तो मैंने सिर्फ नाम बताया पीडीएफ में, बाकी राजस्थान लंबा चौड़ा है, कहीं पे भी आपका हो सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके घर से आपके विद्यालय की डिस्टेंस है वो कम हो, तो इसके लिए, इस दूरी को कम करने के लिए इनकी संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। जितना अधिक इस पे ध्यान दोगे, इसकी जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस है इसकी घटती जाएगी, है ना। ये परफेक्ट है। अब आप चाहते हो कि मेरा तो है ना ऐसे मैं घर से निकलूं और ये स्कूल, इतना कोई सोच रहा है तो सोच लेना कि फिर उसको कहां तक एफर्ट लगाना है। और ध्यान रखना, 15 बार रिवीजन डायरेक्ट आपके नोट्स से कभी भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको क्या ही करना पड़ेगा? शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त उपाय नहीं होता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत और आती है, देखो एग्जाम टाइम में क्या क्या प्रेशर होते हैं। आप में से मेरे को वो लोग एक बार थोड़ी सी सूचना दें जिन्होंने रीट के पात्रता परीक्षा में ओमआर सीट में गलत गोला भरा हो। ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखो मानवीय प्रवृत्ति है, होता है। जिसने केवल एक ही गलत गोला भरा, जिसने 3 से ज्यादा गोले गलत भर दिए, वो 3 भरे, ठीक है, 5, अरे वहां पर तो जो हुआ सो वाह, यहां पर कर दिया तो ये आत्महत्या है, यहां पर गोला गलत भर दिया तो ये डायरेक्ट सुसाइड है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इधर देखो, एक क्वेश्चन पर कम से कम 500 से लेकर 1000 तक अभ्यर्थी होते हैं। क्योंकि जो मेरिट, जहां पर आपका लास्ट मेरिट का नंबर होता है उसके आसपास घनत्व बहुत अत्यधिक होता है। ऊपर जाओगे तो घनत्व कम होता जाएगा, मेरिट से ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे घनत्व है कम। लेकिन जो मेरिट वाला जहां पर नंबर होता है उसके आसपास ऊपर और नीचे भयंकर वाली डेंसिटी पाई जाती है। और उस घनत्व से आप ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो ये समझ लो कि डायरेक्ट कहां तक पिछड़े 1000। और मान लो कि पोस्ट हो 1100, इतनी आती, और कितनी 2000 आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। पिछली बार तो वो अच्छा माहौल था कि 5500 थी, है ना। उसमें भी ध्यान रखना, अगर सही ढंग से बैठ के कैलकुलेशन लगाए ना, है ना, टीएसपी को हटा दें, नॉन टीएसपी वाले अपन अलग, फिर अपनी कैटेगरी में भी अपन पुरुष और महिला, है ना, कुछ नहीं बचता। लास्ट में ले दे के 200-250 पोस्ट आती है। तो सोचो कि इतनी सी छोटी सी गलती की वजह से क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी वापस ये गलती दोबारा कभी भी दोहरान नहीं करें। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य सबसे अधिक इन चीजों को प्रभावित करता है।
मैं मेरे स्वयं के एक्सपीरियंस बताऊं कि जब से मैंने इस चीज को समझा कि आज के बाद कभी भी ओमार सीट में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं की, क्योंकि मैंने मेरे मेंटिलिटी को इतना स्ट्रोंग किया। उसके बाद मैंने किया क्या, मैं क्या करता था, सेगमेंट में क्वेश्चन सोल्व करता था। जैसे सबसे पहले बात करें तो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, अपने 30 क्वेश्चन के लगभग सेगमेंट बनते, तो 1 से 30 तक क्वेश्चन सोल्व करो। उसमें से आपको जैसे 20 क्वेश्चन आए तो इन 20 क्वेश्चन को भरो, आगे 30 से आगे फिरो, आगे मत जाओ, पहले 30 तक भरो। और भरते समय हाथ का हमेशा एक हाथ ओमार पर और दूसरे हाथ की अंगुली वो हमेशा पेपर पर होनी चाहिए, और डबल क्रॉस चेक करना है। इधर क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए, तो पेन को भी ऑप्शन नंबर ए। 30 सेकंड नहीं, मतलब क्रॉस चेकिंग करोगे तो हर क्वेश्चन को जोड़ते हुए टोटल 150 क्वेश्चन में है ना, मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा पूरे 150 क्वेश्चन में 5 या 7 मिनट का फर्क पड़ेगा, इससे अधिक ज्यादा फर्क है नहीं पड़ेगा। तो आप एक व्यवस्थित तरीके से पेपर हल करोगे तो कभी भी ध्यान रखना, टाइमिंग भी कभी भी कोई इश्यू नहीं होती है। टाइमिंग इश्यू उनके लिए होती है जिन्होंने कभी प्लानिंग की नहीं, बिना नियोजित पेपर देने जाते हो, खूब सारा पढ़ के, है ना, बढ़ लिया दिमाग में खूब सारा, और चले गए। पेपर कैसे होता है, क्या होता है, कभी भी आपने ये तय नहीं किया तो वहां पर सबसे बड़ी आपको मार झेलनी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा ओमार सीट भरते समय, गोला भरते समय आपकी ये अंगुली और ये दोनों हाथ एक्टिव रहने चाहिए। पेपर वहां पड़ा है यार, यहाँ बैठे बैठे बोले 93 में सी, बाद में पता चला अच्छा 92 वाला भर गया। होता ही यही, गलती यही होती है। बाकी आप ये अंगुली रख के और फिर भरना, कभी भी आपका एक भी ऑप्शन गलत नहीं भरा जाएगा, क्योंकि अगर आपकी अंगुली इधर भी रहेगी इधर रहेगी तो हमेशा आपका माइंड क्रॉस चेक करेगा, और वहां पड़ी हुई दूर पड़ी हुई प्रश्न पत्र में आप कभी भी क्रॉस चेक आपका माइंड नहीं करेगा। एक मेरे को ये बताओ, और मैंने एक सबसे बड़ी क्लासरूम्स में कंडीशन देखी, और मैं जब ड्यूटी लगती है तो मैं इन चीजों को और अधिक देखता हूं कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं ताकि मैं बता सकूं आपको। एग्जाम में डर किस किस को लगता है, कौन कायर है इन जिनको डर लगता है, बुज़दिल आदमी, और कौन कौन है जिनको नहीं लगता, बोले नो टेंशन होकर पेपर देने जाते हैं। चलो अब सुनो, देखो एक परम सत्य की बात बताऊं मैं। परम सत्य की बात यह है, केवल और केवल एग्जाम हॉल में 2 टाइप के कैंडिडेट्स को डर नहीं लगता। एक तो वह जिसने ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त कर ली, यह लौकिक दुखों सुखों से वो बहुत ऊपर चला गया, और दूसरा वो जिसने अक्सर ही नहीं पढ़ा, वो कहता अल्लाह, मां बताऊं इस पेपर को तो अभी के अभी सारे भर दूंगा गोले, क्या गोले हैं, है ना। उसके गोले गलत और नहीं भरे जाते हैं, वो ये सोचता है ना मन में, तो उसके ए ही भरा जाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ही किस पर होता है, गोला बोलने में ही होता है। इसलिए पढ़ने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को, सुनो, पढ़ने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को एग्जाम में डर लगता है। पेपर में टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, नो टेंशन लगा लेना तुम तो। पढ़ने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को क्या होगा, डर लगेगा। लेकिन अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिलेक्शन उसका होता है जिसने आगामी 5 से 8 मिनट में इस डर पर काबू पा लिया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। शर्त लगा के कहता हूं मैं, जिसने 5 से 8 मिनट में डर पर काबू पा लिया वो जीत गया, और जिससे ये डर 10 मिनट से ज्यादा समय तक उसके माइंड में रह गया, उसका पेपर खराब होना फिर निश्चित होता है, क्योंकि फिर वो सारे डर के मारे चीजें जो नहीं होनी होती है वो कर रहा होता है। उसका माइंड फिर और जैसे जैसे गलतियां बढ़ती जाती है तो और अधिक डिस्टर्ब होता है। इसलिए शुरुआत में 5 मिनट तक, मैक्सिमम 5 मिनट तक की बात कर रहा हूं, अपने पेन को ढक्कन लगा के साइड में ही रख दे। पेन के हाथ नहीं लगाना शुरुआती 5 मिनट में। पेपर खोलना, सरसरी नजर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक एक बार पढ़ना, सरसरी नजर से, उत्तर नहीं निकालने। आप जैसे मैथ के क्वेश्चन है तो देख के अपने को पता चल जाता है कि भाई इसका उत्तर मेरे को पता होगा, या क्वेश्चन पढ़ते ही लगभग ऊपर से देखोगे तो भी पता कर लेते हो। भाई चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आया, सरल ब्याज का आया, तो देखते ही आपको पता है कि इसका मेथड क्या है, तो आसानी से इजी से वो आपके माइंड में एक बहुत तगड़ा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है कि एग्जामिनर ने पेपर में कहां तक खेला है, पता चल जाएगा कि वो अपने से क्या करवाना चाहता है। एक यह पता लग जाएगा कि माइनस मार्किंग कितनी कम करनी है। और ध्यान रखना,
दो चीजों के प्रभाव से यदि किसी व्यक्ति का जीवन बिगड़ता है तो उनका वापस जिंदगी में कभी भी इलाज संभव नहीं है। एक तो वो जिसकी औलाद बिगड़ गई हो, उस व्यक्ति का जीवन वापस कभी भी नहीं संवर सकता, और एक जिसकी होमवर्क शीट बिगड़ गई हो नेगेटिव मार्किंग की वजह से, उस आदमी वापस रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए ध्यान रखें, पहली बार जब सरसरी नजर से आप पेपर में देखो तो जो क्वेश्चन आपने आज तक नहीं पढ़ा, जैसे किसी पुस्तक का नाम आ गया कि ये किसने लिखी, या करंट में कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम आज तक ही आपने नहीं सुना है, तो आप पूछोगे क्या भाई बता देखा ऐसा नाम? बोले यार ऐसा तो नहीं देखा। वहीं पे उसके ऊपर एक लाइन फेर दो। क्यों? क्योंकि वापस अगर दोबारा अपने 1.5 घंटे बाद में अपने माइंड से पूछा ना कि इसको देखा है क्या, बोले हाँ, अपन ये नहीं पूछते कि कितनी देर पहले देखा, फिर उससे पूछते कि चल बता उत्तर, बोले यार उत्तर तो एक काम कर सी लगा दे। फिर अपन क्या करते हैं, ये ले, और वो सबसे अधिक माइनस करवा के जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न जिनका कभी भी आपने नाम नहीं देखा हो उनको क्या करें, हटा दे। और ध्यान रखना, ये पूरे 150 प्रश्न में से मैक्सिमम 8 प्रश्न ही होने चाहिए। कितने? ये नहीं कि सब पे लाइन फेर दो बैठे बैठे वहां पर कि ये लो सर कर दिया मैंने तो इलाज, लास्ट में 20 बचे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। एक ध्यान रखना, पेपर में कभी भी ईगो पाल के नहीं रखना है। कैसे? कईयों को घमंड होता है कि मैं गणित में बादशाह हूं, मेरे क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी गलत है और न होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें कैलकुलेशन में फंस जाए, या फिर अपन ने जो स्वभावगत गलती देखी थी जिसमें लापरवाही की वजह से अपन गलत संक्रिया कर बैठे, उस समय ध्यान रखना आपका माइंड वो वहां जहां अटका है ना वहीं रहेगा, उससे बाहर के दायरे में कुछ चीजें अपन सोचते और समझते नहीं है। एक बार मेरे साथ हुआ, मैंने 43 और 8 जोड़े, 43 और 8 और बना दिए 52। कितने बना दिए? 52। अब मैं सोचू यार उत्तर आ क्यों नहीं रहे हैं। मैं जब भी उसको क्रॉस चेक करूं तो लास्ट में मेरे वहां आते ही माइंड ब्लॉक, और 43 और 8 कितने हुए? 52। माइंड में वापस वो पता नहीं इसलिए होता है कि अपन ये सोचते हैं कि यार इतनी छोटी गलती मैं थोड़ी करूंगा, उस पर अपना कभी भी ध्यान नहीं जाता है। ऐसे प्रश्नों पर ईगो पाल के नहीं बैठे। 30 में से 28 सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 30 के 30 भी सही हो जाएंगे कब? जब आप ईगो छोड़कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। एक सिगमंड फ्राइड की स्टूडेंट थी, मैं उसका नाम थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उसने कहा था कि पूर्ण कर लिए गए कार्यों की अपेक्षा अधूरे कार्यों को मस्तिष्क लंबे समय तक याद रखता है। अपन जो काम फिनिश कर चुके होते हैं ना उसको माइंड याद नहीं रखता, जो अधूरा है वो हमेशा क्या रहता है? माइंड में। और वो अपने अवचेतन मन में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक उसकी प्रोसेस चल रही होती है। जैसे ऐप अपडेट होती है अपने फोन में बैकग्राउंड में, वैसे ऑटोमेटिक माइंड उसका आंसर ढूंढ रहा होता है। सक्रिय माइंड में नहीं होता है, पीछे के अवचेतन मन में चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में आप इन चीजों को कभी महसूस करना, पेपर देते समय सीरियस होके, तभी तो मैं कहता हूं टेस्ट हमेशा सीरियस होके दें। 10-20% आगे चले गए, अचानक से याद आता है अरे यार चलो वापस फटाफट पीछे आके ये सीधा सा ही उत्तर था यार, इसका तो अपन गलत उलझ रहे थे, क्योंकि अपना माइंड प्रोसेस कर रहा था। जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो हिट करता है, तुरंत अपने को अलार्म बजाता है, जा वापस और उसका सही उत्तर करके। ये थ्योरी अपनानी है, ईगो पाल के नहीं कि मैं तो 30 के 30 होए बिना मैं तो बाकी सब्जेक्टों पर पेन ही नहीं टच करूंगा। गलत बात, भयंकर, सबसे बुरी अप्रोच है। पहला काम तो आप सबसे पहले जब भी आपको रिवीजन करने का समय स्टार्ट हो तो ये काम करना चाहिए। इसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लग जाए, चाहे पूरा दिन लगाना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका विश्लेषण एनालिसिस इतना गजब का करना कि पूरी रूपरेखा आप उस पर तैयार कर सको। फिर आप इन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ करना, और इनके साथ में क्या चलने चाहिए? आपके शॉर्ट नोट चलने चाहिए। एक मेमोरी का फॉर्मूला होता है 1 2 7 28। 1 2 7 28। जो आज पढ़ा उसी को कल पढ़ो, जो कल पढ़ा उसको 7वें दिन पढ़ो, और जो 7वें दिन पढ़ा उसको 28वें दिन। मनोवैज्ञानिक यह कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को, किसी भी कार्य को 1 सप्ताह में 4 बार कर लेने के बाद वह स्थायी हो जाता है।
मेमोरी स्मृति आपके साइकोलॉजी में टॉपिक हो तो उसमें आप देखोगे तो उसमें ये पाया जाता है कि 1 महीने में 4 बार किसी कार्य को कर लेने से हमेशा उसमें स्थायित्व आ जाता है, फिर कभी भी उसको नहीं भूलते हैं। और ये होना कब कब चाहिए, आज वाला कल ही रिवीजन होना चाहिए, ये नहीं कि कल आपने छोड़ दिया वापस तो मामला गड़बड़ है। अब उसका रिवीजन त्वरित कैसे हो, तो क्या होंगे, शॉर्ट नोट। 20 पेज को आप अपने नोट्स के 20 पेज को मैक्सिमम 2 पेज में समेट के रखो। मैं लाता था मार्केट में अखबार साइज के बड़े प्लेन पेपर आते थे, है ना, उस रफ टाइप के पेपर आते थे। एक पेपर में या 2 पेपर में पूरे एक सब्जेक्ट को समाहित कर देता उसमें, क्योंकि पढ़ना मेरे को होता था, मेरा लिखा हुआ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग मैंने चीजें तैयार की, तो दूसरे के लिए वह कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती, दूसरा उसको समझेगा भी नहीं। और मेरा बनाया हुआ है तो मेरा माइंड उसको तुरंत क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। कई बार दूसरे वाले स्टूडेंट आते थे लाइब्रेरी, थोड़ा बता नहीं यार तूने क्या कर रखा है, मैंने कहा ले ये क्या है, मैंने कहा मेरे को पता है, बोले मेरे को ही समझा, मैंने कहा ना तू तेरा खुद ही बना तभी वो तेरे समझ में आएगा, मेरे बता लेने से यहाँ चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको सलाह दे दूं कि आप एक काम करो, 36 कमर की पैंट पहनो, बड़ा मजा आएगा। आपको 30 की आती हो और मेरी सलाह से कितने की पहन ली, अब है जो मामला था वही गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे था, है ना, घूमोगे फिरोगे पकड़ के फिरोगे, वो आप पर निर्भर है फिर। तो इसलिए कभी भी दूसरे के माप की चीजें नहीं पहने, अपने खुद के माइंड के माप की चीजें खुद तैयार करें। किसी दूसरे का अनुकरण करके अपन कभी भी कंपटीशन पास नहीं कर सकते, ये चीज गांठ बांध लेना आज ही। अपन किसी से नोट्स ले आए, वो कर ले, वो कर ले, ढेरों चीजें इकट्ठा कर ले, है ना, ये वास्तविक रूप से कभी भी सिलेक्शन की निशानी नहीं होती। आपने खुद ने क्या एफर्ट किया, आपके क्या प्रयास थे, वो सबसे अधिक अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जब भी रिवीजन करना प्रारंभ करें तो ये सारी चीजें एक बार आपके माइंड में सेट हो और उसके अकॉर्डिंग करना प्रारंभ करें। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक होती है, बाल केंद्रित होती है, इसको शॉर्ट नोट्स में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, पता है तो फालतू में क्यों लिखे। ऐसे करके आप मैटर को इतना अच्छा से कंप्रेस कर लो कि उसमें से जो चीजें आप भूल रहे हो बार बार, उन्हीं तक वो आकर रुक जाए। और जिनको आप एग्जाम टाइम में, अब देखो एग्जाम टाइम में आपके पास ऐसे मान लो कि टोटल आपके 1000 पेज के नोट्स बने, कितने, 1000 पेज, और इन 1000 पेज को आपने 90 से मान लो कि 80 के बीच में लगभग आपने 10 गुना तो कंप्रेस करना ही है, आपको 10 गुना कंप्रेस करना है। अब एक तो 1000 पेज पढ़े और एक कितने पढ़े। अब अपने को पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसको मयूर ध्वज बोलते हैं, तो उसको वहां लिखने की क्या आवश्यकता है। फिर जो चीजें फिक्स है, स्थायी है मेमोरी में, उनको हटाओ और उसके बाद चीजों को पढ़ोगे, बड़ा आनंद आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। लास्ट 15 दिन में कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करे, लास्ट 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ पेज पलटने का ध्यान रखें। जितनी अधिकतम बार पलट सकते हो उतनी बार, क्योंकि ये प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षा नहीं है, प्रत्याभिज्ञान आधारित है। आपको उत्तर याद नहीं रखना, आपको उत्तर की पहचान करनी है। पहचान तभी संभव है जब बार बार चीजों आप लगातार देखते रहो, ठीक है। पीछे वाले स्टूडेंट की शक्ल मेरे को याद नहीं रहती, फ्रंट लाइन में इनमें बैठते उनकी याद रह जाती है ना, तो देखते ही ऐसे पहचान लेते हैं कि भाई हाँ ये। अब इसी बेच को 6 महीने हो जाए, उसके बाद में मेरे को आकर कोई पूछे कि सर पहचाना, देखा हुआ है आगे आगे बैठता था तो पर कौन से बेच में था ये याद है। क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ। और अगर रिवीजन होता तो आसानी से क्या कर लेते, पहचान लेते। तो इसलिए हमेशा इन शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लेने से लास्ट टाइम में आपके अधिक फायदा मिलता है। अंत में आपको टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन नहीं करनी है क्योंकि उससे एक थोड़ा सा घाटा ये होता है कि कई बार मैं ड्यू रिस्पेक्ट और एक्चुअल वास्तविकता की बात कहता हूं, कई सीरीज निर्माता ये छात्रों को दिखाने के लिए कि हमने बहुत शानदार बेहतरीन प्रश्न तैयार किए हैं, तो वो एक अटपटे क्वेश्चन या तो जो किसी को ही नहीं आते हो, जिनका कोई औचित्य नहीं हो, या कठिनता का स्तर ऐसा तैयार कर देते हैं कि छात्र है वो फिर बौखला जाता है लास्ट टाइम में, तो उसकी पूरी तैयारी की कराई पूरी की पूरी गड़बड़े हो जाती है।
तो उस वजह से, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये मेरे को तो चीजें आती नहीं। लाइब्रेरी में आपको कम से कम 1 या 2 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो पूरे दिन बैठकर ये क्वेश्चन खोजते हैं जो किसी को ही नहीं आते, है ना। और फिर वो बाहर निकल के पूछते हैं कि देख तेरे को मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूं, एक भी बता दिया ना तो मैं मान लूंगा तेरा सिलेक्शन है। अपन भी सोचते हैं यार इसके पास तगड़ी पैमाना है, इसके अलावा मैं चेक करूं देखे मेरा सिलेक्शन होगा। या 3 पूछता है और आपसे एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लाएगा ऐसे पूरे दिन, वो पढ़ता नहीं है, वो ऐसी चीजें ढूंढता है जिसको किसी को ही नहीं आती। और फिर वो पूरी आपकी पूरी दिन की पढ़ाई की पूरी मेहनत को 2 मिनट में दूर कर देता है। मेरे साथ भी ऐसे थे, आज भी वो लाइब्रेरी में वो क्वेश्चन ढूंढते हैं और आज भी आने वाले को सबको पूछते हैं और उनको ये कहते हैं कि देख मेरे को 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, मेरे को 8 साल तैयारी करते हुए हो गए, है ना, तेरा तो लेवल ही क्या, अभी तेरे को ये 3 प्रश्न ही नहीं है ये। और उसके बाद भी वो जिसको 3 नहीं आ रहे होते हैं वो सिलेक्शन ले जाता है, वो उन्हीं 5 प्रश्न को खोजने में आज भी व्यस्त है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सीरियस लें। सबसे बड़ी बात, अगर ग्रेड 3 की जैसे ही वैकेंसी आएगी, सबसे अधिक पोस्ट साइंस मैथ की होगी, सबसे अधिक डीपीसी हो आपके होने के चांस लगभग है कि हो जाए, तो सबसे अधिक मैथ वाले ही होंगे ग्रेड 2 में। तो वो पोस्ट खाली सबसे अधिक महात्मा गांधी में जो गए हैं, एमजीजीएस में अभी आपके पदस्थापन हुए, सबसे अधिक पोस्टें खाली कौन करके गए हैं? मैथ और साइंस वाले, है ना। तो मैथ साइंस के लिए आपके लिए बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी आनी है जिंदगी में, इससे दोबारा दूसरा कभी भी विकल्प नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखना, जिंदगी में अधिक विकल्प होना भी ये बहुत बड़ा घाटा होता है। ये मानो कि ये दुनिया की अंतिम एग्जाम है, इसके बाद ग्रेड 3 की कोई वैकेंसी आएगी नहीं, सरकार बंद कर देगी। लगना तो इसमें लग जा, नहीं तो कोई ऑप्शन है नहीं है। कई बार मैं देखता हूं तैयारी करने वाला होता है ना, उसको नहीं होगा तो क्या पापा की दुकान चला लूंगा, ये हमेशा उसको है ना डाइवर्ट करता है। कब? जब तैयारी करते समय एक ऐसा दौर आता है जिसमें भयंकर पठार बनता है और इतना सीधा पठार बनता है कि उस पर चढ़ पाना मुश्किल होता है, चढ़ते हैं बार बार गिरते हैं, चढ़ते हैं बार बार गिरते हैं। उस परिस्थिति में वो सोचता है दुकान ठीक है, और अगर वो दुकान वाला उसके माइंड में ऑप्शन नहीं है तो वह सोचेगा चाहे कितना ही टाइम लगे मैं चढ़ूंगा और जरूर सफल होऊंगा। वो उस पठार को पार कर जाता है। वो पठार जिसने पार कर लिया उसके बाद में बहुत सिंपल है, क्योंकि पठार का ऊपरी हिस्सा हमेशा कैसा होता है? समतल, फिर आराम से दौड़ लगाओ बोली। तो उस कठिनता वाले स्तर पर जाकर ये विकल्प होते हैं ना, ये आपकी तैयारी को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए विकल्प आज के बाद समाप्त। दुनिया की अंतिम एग्जाम है, इसके बाद कोई सी भी दूसरी एग्जाम नहीं होनी है ना। सरकार ग्रेड 3 की भर्तियां ऐसे मान लो कि बंद ही करने वाली होगी ही नहीं, बाद मेरे लिए ये अंतिम है, ये सोच लो, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, दूसरा कोई मेथड और तरीका नहीं होता है, न कोई आयुर्वेदिक औषधि होती है, यह भी ध्यान रख लेना, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। कोई ये कहता नहीं कि मैं 2 बार के रिवीजन से कर लूंगा, कुछ ही नहीं होना है। वो याद रख लेना और ये मान लेना कि मैं मंदबुद्धि और सामान्य मानसिक स्तर का बालक हूं, इसलिए मेरे को 15 बार करना ही पड़ेगा, ये सोच लेना। अपने आप मन में जो होशियार हो गया उसको भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड कहता है कि अच्छा ज्यादा होशियार बनता है तुम इधर। और उनके पेपर बहुत सारों के खराब होते मैंने देखे हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक जो सीढ़ियां चढ़नी होती है वो चढ़ते, और चढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। अब आपके देख लो, दाया हुए तो ठीक है, और नहीं दाया हुए तो अपने चाले जिए चाले, ठीक है। बाकी ये माइंड सेट आज ही तैयार करना। आप ये सोचोगे ना सर ने जितनी बातें बताई मैं एग्जाम हॉल में जाते ही लागू कर दूंगा, कुछ नहीं होना है। इनको अभी से अप्लाई करना प्रारंभ करोगे, व्यवहार में अपनाओगे, ये कौशल होते हैं, स्किल होती है, ये इनको अर्जित करना पड़ता है, इनको सिखाया नहीं जा सकता, खुद को स्वयं को अर्जित करना पड़ता है। इसलिए इनका बार बार